हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप लोग? तो आपके लिए लाया हूं सामाजिक विज्ञान यानी कि क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 30 VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये टोटल प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये ऐसा सवाल है बाबू कि ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग यही सब सवाल घूमते रहता है। ठीक है ना? तो आपको इन सभी सवाल को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेड कलर का बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा पहला क्या बोलता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसको पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है केरल, सी में है बिहार, डी में है दिल्ली। तो क्या होगा, यानी कि बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन सी में है शिवहर, ऑप्शन डी में है नालंदा। तो बहुत ही ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो कौन है जी? तो वो है पटना। पटना जिला है जहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। अगला सवाल पढ़ते हैं, मुद्रा का कार्य बताइए, यानी कि मुद्रा का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ द करेंसी, यानी कि करेंसी जो है मुद्रा है उसका काम क्या है? ऑप्शन ए में है मापन, बी में है संचय, तीन में है भुगतान, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात मुद्रा को क्या करते हैं हम लोग, मापते भी है ना, मेजरमेंट भी करते हैं, मुद्रा को मापते हैं, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। संचय भी जमा करते हैं ना, मुद्रा को जमा करते हैं, ये पैसा को हम लोग इकट्ठा करते हैं बैंक में, पास में, है ना, तिजोरी में। और भुगतान मतलब भुगतान पे करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो पे करते हैं। तो मुद्रा का सभी काम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा जी। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में पटना, डी में बेंगलुरु। तो भारत का कौन सा राजधानी है, कौन सा शहर है जिसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई, जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी है। अगला सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी का मतलब सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, सरकार के अंडर नहीं है वो। ऑप्शन ए में रेल सेवा, बी में सैन्य सेवा, सी में पुलिस सेवा और डी में शॉपिंग मॉल की सेवा। तो देखो, रेल तो सरकार के अंतर्गत ही आती है, सैन्य सेवा भी सरकार के गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, पुलिस भी सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन शॉपिंग मॉल सेवा ये सरकार के अंतर्गत नहीं आती, ये प्राइवेट सेक्टर होता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पढ़ते हैं, विश्व के विकसित देश हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्री, जहां पूरी तरीके से हर कुछ, जो कुछ भी हमें आवश्यकता की जरूरत है उस देश के लोगों को, सभी कुछ वहां पे विकसित हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। ठीक है ना? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में जापान और डी में इनमें से सभी। तो देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये तीनों की तीनों क्या है, विकसित देश है, यानी कि विकसित हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री। और हमारा भारत जो देश है, इंडिया जो हमारा है, वो क्या है, डेवलप मतलब विकासशील देश है, वो डेवलपिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, अभी पूरा विकसित नहीं हुआ भारत। और भारत विकसित की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे विकसित देश कौन हो गया, सभी। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे और जिनके पास मॉडल सेट वगैरह होगा वो मॉडल सेट पढ़ के बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल सेट में ऑप्शन का इस सवाल का आंसर जो है गलत दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। लेकिन जब आप कभी कभी भूल से, मिस्टेक से भी अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ लेते हो तो आपको पता चलेगा कि वैश्वीकरण के मुख्य जो है वो 5 अंग है। ठीक है ना? उनका नाम भी वहां पे दिया हुआ है। अगला सवाल पढ़ते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है जी? कोयला जो संसाधन है वो किस प्रकार का है? अनवीकरणीय है या नवीकरणीय या जैव है या अजैव है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं जिस संसाधन का उपयोग एक बार करते हैं और वो यूजलेस हो जाता है, मतलब फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते।
और नवीकरणीय बोलते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे पानी है ना जी, हम एक बार पिए फिर पानी आ सकता है, एक बार नल चलाएंगे मोटर चालू करेंगे फिर पानी आएगा, फिर बार बार आएगा, है ना। उस पानी का रीयूज भी कर सकते हैं, दोबारा यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको हम एक बार यूज करेंगे, दोबारा यूज के लायक ही नहीं बचेगा। ओके, अगला सवाल है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। जो काली मिट्टी है ना उसका दो नाम है, एक तो हम बोलते हैं काली मिट्टी बोलते हैं जी, दूसरा नाम क्या है, बालुई, रेगुर या साल या पर्वतीय। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, रेगुर, यानी कि रेगुर को जो है काली मिट्टी को रेगुर भी बोला जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चावल कौन सी फसल है। ये सवाल वेरी 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 इंपोर्टेंट है। चावल क्या खरीफ फसल है जी, या रबी फसल, या जायद, इनमें से कोई नहीं। तो ये रबी और खरीफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। आप किताब खोलोगे तो पता चलेगा, है ना, गाइड वगैरह देखोगे तो पता चलेगा। चावल जो है रबी खरीफ फसल है, चावल कैसा फसल है, चावल खरीफ फसल है। और एक आता है गेहूं, ठीक है, गेहूं, गेहूं के बारे में आता है, जो गेहूं है रबी फसल है। ये दोनों चावल और गेहूं बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है ना, बहुत हाईलाइटेड होया हुआ है। तो चावल हो जाएगा खरीफ फसल, है ना, और गेहूं हो जाएगा रबी फसल। अगला सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा उद्योग है जो कृषि पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए में सूती वस्त्र है, ऑप्शन बी में सीमेंट है, सी में चीनी है, ऑप्शन डी में जूट वस्त्र है। तो देखो यार, सूती वस्त्र है तो सूती चाहिए, सूती के लिए कपड़ा चाहिए, सूती चलेगा। और सूती कहाँ आता है, वो कृषि पे ही आधारित होता है। कृषि के आधारित मतलब जहाँ पेड़ पौधा सब कृषि में आ जाएगा, ठीक है ना, जानवर वगैरह सब कृषि में आ जाता है, मछली पालन सब कृषि में आ जाएगा। चीनी वगैरह, तो चीनी कहाँ से बनता है, गन्ना से बनता है, तो चीनी तो है कृषि पे आधारित है। जूट भी, तो जूट का भी होता है ना, ये भी कृषि पे डिपेंड है। सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग, मतलब छोटे छोटे पैमाने पे उद्योग किया जा सकता है, उन उद्योग का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में है कागज उद्योग, सी में है खिलौना उद्योग, डी में है विद्युत उपकरण उद्योग। तो अब ऑप्शन पढ़ करके जो बंदा पहली बार भी अगर इस सवाल को पढ़ता होगा तो ऑप्शन देख के ही बता सकता है कि इसका सबसे छोटे पैमाने पे कौन उद्योग होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, खिलौना। खिलौना जो है ना वो छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने पे जो है खिलौना को तैयार किया जा सकता है। लेकिन चीनी जो है बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, कागज के लिए भी बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, और विद्युत के लिए तो मत पूछो यार, ये तो है ही है बड़ा। अगर ये सवाल आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है ना तो सवाल लिखिएगा, ठीक है ना, और उसके डैश देकर के आंसर लिख लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। सीमेंट में, जूट में, चीनी में, एल्यूमिनियम में। देखो चूना पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, जाहिर सी बात, चूना पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। तो जूट तो क्या है, जूट तो पत्थर है नहीं यार, तो इसमें तो होगा नहीं। चीनी तो पत्थर है नहीं, चीनी तो ये हम लोग पीते हैं, खाते भी है ना, शरबत वगैरह पीते हैं। एल्यूमिनियम तो यार तो अलग ही है। तो हमारा सीमेंट आंसर होगा, क्योंकि सीमेंट है जो पत्थर से मिलके ही बना, चूना पत्थर से मिलके बना है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। अब आपको मैं यहाँ पे देता हूँ होमवर्क, और इस होमवर्क को आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। फिलहाल मुझे यहाँ पे लगा होमवर्क देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। पहले सवाल समझ लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो कौन है, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आपको बताना है जी, ठीक है ना, यहाँ पे सब तो दिया हुआ है, आपको बताना है। तो कांडला जो है बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, यही होमवर्क बनाना है, ठीक। कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, ठीक है ना, ये राज्य ऑप्शन बताना है। कांडला जो बंदरगाह है वो किस राज्य में, बाकी तो मुंबई जान ही रहे हो, चेन्नई भी जान रहे हो, कोलकाता भी जान रहे हो। तो आपको होमवर्क बताना है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है। अगला है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इन सवाल पे इस सवाल बहुत चर्चा हुई है, बहुत लोग परेशान हुए हैं, तो मैं भी परेशान हुआ, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको सटीक आंसर बताने वाला हूँ। बिहार के बारे में बात किया जा रहा, भारत के बारे में बात नहीं किया जा रहा, सबसे पहली बात। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 15, 20, ये सब परसेंट में है, 10 और 7। तो हमारा आंसर होगा 7%। कहीं कहीं 7.1 देगा, कहीं कहीं 7.2 देगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेट में देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, 7% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में रज्जू मार्ग है। रज्जू मार्ग आपको पता चला सर, रज्जू मार्ग क्या होता है। रज्जू मार्ग आपको माइंड में क्या आ रहा होगा, वो जो सड़क होता है ना ऐसे ऐसे, वही रज्जू मार्ग है क्या, नहीं नहीं, सड़क इसको नहीं बोलते। आप राजगीर कभी आएंगे देखेंगे तो एक पहाड़ है ना, पहाड़ है, और पहाड़ पे बहुत एक मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से लोग जाते हैं।
तो कुछ लोग सीढ़ी से भी चढ़ के जाते हैं, है ना, सीढ़ी से, पहाड़ पे सीढ़ी बना हुआ है। अब कुछ लोग जो है, एक लिफ्ट होता है, लिफ्ट झूला टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे बैठे और वो लिफ्ट जो है वहां पे पहुंचाता है। तो रज्जू मार्ग, अब एक नया टाइप का भी रज्जू मार्ग बन गया, ठीक है ना। तो वो कहाँ है, राजगीर में है, ठीक है ना। बिहार शरीफ में नहीं है, गया में नहीं है, बांका में नहीं, बल्कि राजगीर में, ठीक है। और बहुत शहरों में भी है। अब रज्जू मार्ग नया टाइप से बन गया, बहुत अच्छी तरीके से उसको, मतलब वो भी है पहले वाला भी और नया भी बनाया गया है। कभी मौका मिले तो आए, नहीं तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, डोंट वरी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, है ना। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह, है ना, ब्लड एंड आयरन की जो नीति का जो अवलंबन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क जो है ना रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हु फॉर्म द लाल कुर्ती, काबूर, मेजनी, बिस्मार्क या गैरीबॉल्डी, है ना। तो लाल कुर्ती, एक लाल सेना आता है, एक लाल कुर्ती है। फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबॉल्डी ने किया था। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था जी, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और होमवर्क आपका ये है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, इसका होमवर्क आपको नीचे कमेंट करना। तो एक कांडला हो गया, कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, और सेना, लाल सेना का गठन किसने किया था, ये दो होमवर्क आपको मिला। फिलहाल आगे देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है जी, है ना। जार किसको बोला जाता था रूस में, पीने के बर्तन को बोला जाता था, या पानी रखने की मिट्टी वाला जो बर्तन उसको बोला जाता था, या रूस का सम्राट होता था, या रूस का दोनों, चलो रूस का सम्राट ही लिखा हुआ, सामंत। ये रूस का सामंत है, रूस का सम्राट है, यानी कि एम्पेयर ऑफ रशिया। रूस का जो सम्राट होता था ना, जो राजा होता था रूस का, सम्राट जो होता था, जो एम्पेयर होता था, उसी को रूस में उसको क्या बोलता, जार बोला जाता, जार, यानी कि ये जार है, रूस का सम्राट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल हर बार आया, पिछले साल भी एग्जाम टपक गया है, ठीक है। तो अब इस बार अगर टपक जाएगा तो आपको टपका देना अच्छी तरीके से। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल पढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, है ना। यानी कि महात्मा जी, जो गांधी जी को हम लोग बोलते हैं महात्मा, महात्मा जो बोलते हैं, वो टाइटल जो है किसने दी थी। मोतीलाल नेहरू ने दी थी, या लाला लाजपत राय ने दी थी, या रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, या गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। आगे सवाल पढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। आरंभ के बारे में बात करें ना, दांडी यात्रा जो आरंभ किया था किस तिथि को, 12 जनवरी 1930 को, या 12 फरवरी 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो 1930 तो कंफर्म है कि 1930 में जो है दांडी यात्रा हुआ है, 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, आरंभ हुई। लेकिन कौन सा डेट है, पूरा डेट है 12 मार्च 1930 को, है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रंपा रेवेलियन हैपन कब हुआ जी, 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, यानी कि 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। बहुत बार सवाल भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल पढ़ते हैं। टाटा जी, जो जमशेद जिसको बोलते हैं, जमशेदजी टाटा, उसका पूरा नाम है, जो टाटा जो कंपनी है उसके संस्थापक है ये जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की, है ना। यानी कि जमशेद जी टाटा ने जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी कंपनी के नाम है, जो पूरे इंडिया में चलती है, पूरा वर्ल्ड में इस कंपनी चलती है। इसकी स्थापना कब की गई, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो जमशेद जी ने टाटा एंड स्टील आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर देशों में भी टाटा नाम का गाड़ी हो गया, बहुत कुछ है ना, चलता है। अगला सवाल है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया,
किया गया। यानी कि बिहार जो एक अलग राज्य बना है तो बंगाल से अलग होता, बंगाल से, ठीक है ना। पहले बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक में ही आता था, पूरा बंगाल उसका नाम हुआ करता था, बंगाल में ही नाम होता था। बिहार भी बंगाल में था, झारखंड भी बंगाल में था और उड़ीसा भी बंगाल में था। अब बंगाल से पहले बिहार अलग हुआ, ठीक है ना, पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ। तो पहले बताओ बिहार का जो नाम पड़ा कब पड़ा? 1912 में जो है बिहार का दर्जा दिया गया कि ये बिहार एक राज्य है। उसके बाद बिहार से झारखंड हुआ, है ना, उसके बाद उड़ीसा भी हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? करेंसी, है ना, मुद्रण, मुद्रण चलने की शुरुआत, पैसा रुपया कहाँ से शुरू हुआ कि हाँ पैसा भी चलाया जाए, है ना? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो खैर भाई, तो ऑप्शन पढ़ के तो यहाँ पे पता कर सकते हैं, ये है चाइना, है ना जी, चाइना माल है। अगर बोलते हैं ना चाइना माल चलता नहीं टिकता नहीं, लेकिन रुपया है एक ऐसा चीज जो हमेशा चल रहा ना, शुरू से और अभी तक चल रहा, और मेरे ख्याल से भविष्य तक चाइना का बनाया हुआ एक चीज चलते रहेगा, रुपया, करेंसी। हालांकि चाइना माल टिकता नहीं, लेकिन टिक रहा, एक एक्सेप्शन यहाँ पे रुपया है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है, ये पत्रिका है, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिव्यू जो है वो क्या है? पत्रिका। पत्रिका बोलते हैं मैगजीन को बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं रिसाला। छोटी 3-4 पन्ना की जो है किताब होती है, 3-4 पेज पेज की, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो उनको लोगों को बताना होता है, ठीक है ना। तो पहले ऐसे ही होता था, कॉल यूट्यूब वगैरह नहीं था, ठीक है ना, यही सब था। पत्रिका लिखा था, 3-4 पन्ना का लिखा, लेटर के टाइप का, और किताब छप गया और उसको पूरे भारत में बंटवाया जाता था, जिस तरह से पेपर बढ़ता है, तो लोग जान जाते थे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इनके राइटर का नाम बताना, प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सचिदानंद। तो आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्टिन लूथर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी ने वहां जो गया था। तो मार्टिन लूथर के बारे में बताना कि कौन था, समाज सुधारक था, या दार्शनिक था, या राजनीतिक था, या धर्म सुधारक था? तो मार्टिन लूथर था धर्म सुधारक, रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है ना। एक है सोशल रिफॉर्मर, तो ये नहीं था बल्कि धर्म सुधारक था। बंदा कंफ्यूजन होता है कहीं कहीं कि मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? इनकी कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें नागरिकों को, हम नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, आजादी मिला है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। तो यही सवाल पूछा जाता है, अनुच्छेद से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 15 है, जहां पे नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। और है ये अंतिम सवाल, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है, कि कौन सा गुण लोकतंत्र होना चाहिए? शिक्षा का अभाव, जब शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा में कमी होगा, तो उसको लोकतंत्र का गुण नहीं माना जा सकता, है ना। तो ये तो होगा नहीं। जनसंख्या की अधिकता, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी लोकतंत्र का गुण नहीं है। बहुदलीय पद्धति, यानी कि जब बहुत सारा दल बन जाएगा, बहुत सारा दल बन जाएगा, तो वो भी लोकतंत्र नहीं है, ठीक है ना। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल यही है लोकतंत्र, मतलब नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, नागरिकों को, अगर नागरिक जो भी कुछ काम कर रहा उसको गरिमा दिया जाए, उसको प्रतिष्ठा दिया जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसको मान सम्मान दिया जाए, यही लोकतंत्र की पहचान है। इसलिए तो हमारे देश में कोई भी आज अच्छा काम करता है तो उसको भारत रत्न मिलता है ना, साहित्य अकादमी मिलता है। ये है लोकतंत्र देश की पहचान। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का हो गया एंड। तो अब भी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब तो जरूर करना न्यू स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लास्ट करते हैं, बाय टाटा।